कि आज जो राजनीति में दिखने को मिल रहा है वो अमानवीयता देखने को मिल रही है, कठोरता देखने को मिल रही है, प्रतिघात और घात देखने को मिल रहा है। राजनीति से इंसानियत ख़त्म हो गई है। जिस दौर की ये घटनाएं हैं वो दौर भारत की राजनीति का सबसे उथल पुथल का दौर है। उस दौर में राजीव गांधी थे, उस दौर में विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, उस दौर में अटल बिहारी वाजपेयी थे, उस दौर में लाल कृष्ण आडवाणी थे, उस दौर में ज्योति बसु थे, करुणानिधि थे, एनटीआर थे। उस समय पत्रकारिता किसी के ड्राइंग रूम में की चाकरी नहीं करती थी, बल्कि लोगों के लिए जब खड़ी होती थी तो ये फ़र्क पड़ता था। और उस समय के दो प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी ने श्रीपति मिश्र का इस्तीफ़ा लिया क्योंकि उन्होंने एक दलित की ज़मीन कब्ज़ा कर ली थी, और मुझे उसमें जो सोनिया जी जैसी दिखाई थी वैसा मैंने इसमें लिखा है। उनकी चाहे मानवीयता हो, चाहे उनकी, चंद्रशेखर जी ने उनके बारे में जो कमेंट किया था मैंने वो भी लिखा है सोनिया जी के बारे में, तो मैंने कहीं उसको छुपाया नहीं है, उनको लिखा है। अब सोनिया जी के बारे में जो बाकी लोगों के अनुभव हैं जो उनके साथ बहुत दिनों तक रहे हैं वो उनके बारे में बताएंगे, पर आपने जो पूछा है मेरा इसमें इतना ही उनके साथ संपर्क रहा जितना मैंने उनको लिखा है। इस किताब को आए अब करीब 8 महीने हो गए हैं। इस किताब में इतने खुलासे हैं, जितने लोग हैं, चाहे अटल जी और चंद्रशेखर जी की बातचीत रही हो, चाहे अमिताभ बच्चन को लेके राजीव गांधी का कमेंट रहा। अभी सोनिया गांधी जिंदा है जी, और मैंने उसमें नाम भी लिखा है कि अभी एक कांग्रेस के बड़े नेता जिंदा हैं जो राजीव गांधी के पास थे जब राजीव गांधी ने कुछ कमेंट्स किए। इसमें हिंदुजा का नाम है, इसमें अंबानी का नाम है। अब मैं ज़्यादा आपको बताऊंगा तो जो कुछ लोग खरीदना चाहते हैं वो भी नहीं खरीदेंगे। नमस्कार, द डेमोक्रेटिक मिरर के इस एपिसोड में, विशेष एपिसोड में, जो कि पुस्तक पे चर्चा से शुरू हो रही है, आप तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज मेरे समक्ष उपलब्ध हैं भारतीय राजनीति के, अगर कहा जाए तो विगत 4 दशकों से पहरुआ रहे, जिन्होंने राजनीति को की गहराइयों को बड़ी बारीक से देखा है, देखा ही नहीं है बल्कि मैं कहूँ कि चिंतन मनन के अलावा उन्होंने गुणन किया है। और राजनीति में डिसीजन मेकिंग कैसे होते हैं, क्या प्रक्रिया होती है, समाजवादी आंदोलन और उसका सरकार के रूप में आना, उद्भव, पराभव, इन सारी चीज़ों के साक्षात प्रतिमूर्ति रहे। मूर्धन्य विद्वान, अलौकिक संपादक, लोकसभा के पूर्व सदस्य माननीय श्री संतोष भारतीय सर, आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो मसला है वह है सर की नवीनतम प्रकाशित पुस्तक, जिसका शीर्षक है वीपी सिंह, चंद्रशेखर, सोनिया गांधी और मैं। ब्रिटिश साहित्यकार विद्वान स्टीवेंसन ने लिखा है कि बुक्स आर द ब्लडलेस सब्स्टिट्यूट ऑफ लाइफ। पुस्तकें जीवन की रक्त रहित स्थानपन्न होती है। तो सर्वप्रथम सर, आपको इस अप्रतिम रचना के लिए हार्दिक बधाई हो। और मैं जानना चाहूँगा, हमारे दर्शकों की भी जिज्ञासा होती है कि प्रायः किताबों का जो नाम होता है वह दूसरे शब्दों में होता है, लेकिन इतने सपाट शब्दों में आपने किताब का जो नाम दिया है, इसके पीछे क्या दर्शन रहा था सर? आपको धन्यवाद कि आपने पुस्तक पढ़ी, और पुस्तक पढ़ने के बाद आपको लगा कि कुछ इसके ऊपर कार्यक्रम करना चाहिए। ये बताता है कि आप राजनीतिक रूप से काफ़ी जागरूक हैं और सामाजिक रूप से चेतन हैं, क्योंकि ये किताब लिखी ऐसे ही लोगों के लिए गई है जो राजनीति को समझना चाहते हैं, जो राजनीति में किस तरह के लोग आए, उन लोगों ने किस तरीके के फैसले लिए, राजनीति में मानवीयता होती है या नहीं होती है, राजनीति में किस तरह के रिश्ते होते हैं, इसीलिए लिखे गए। उसका कारण ये है कि आज जो राजनीति में दिखने को मिल रहा है
वो अमानवीयता देखने को मिल रही है, कठोरता देखने को मिल रही है, प्रतिघात और घात देखने को मिल रहा है। राजनीति से इंसानियत ख़त्म हो गई है। जिस दौर की ये घटनाएं हैं वो दौर भारत की राजनीति का सबसे उथल पुथल का दौर है। उस दौर में राजीव गांधी थे, उस दौर में विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, उस दौर में अटल बिहारी वाजपेयी थे, उस दौर में लाल कृष्ण आडवाणी थे, उस दौर में ज्योति बसु थे, करुणानिधि थे, NTR थे। वो दौर राजनीति का मैं मानता हूँ कि स्वर्णकाल था, जहाँ हर भाषा के, हर विचार के सुगंधित पुष्प थे और कोई भी एक दूसरे का वैचारिक विरोध करता था लेकिन व्यक्तिगत विरोध नहीं करता था। और यही बताने के लिए मैंने ये किताब लिखी कि आज जो लोग राजनीति में आना चाहते हैं या देश को समझना चाहते हैं, उन्हें ये पता चले कि कभी ऐसा भी वक्त था जब लोग किस तरीके से बात करते थे। चंद्रशेखर जी, अटल जी की कैसी बातचीत होती थी, चंद्रशेखर जी की VP सिंह की कैसी बातचीत होती थी, VP सिंह की ज्योति बसु की कैसी बातचीत होती थी, या राजीव गांधी की कैसी बातचीत होती। इन सारी घटनाओं को मैंने इसमें लिखा है और एक मुझे बड़ी खुशी हुई है कि हिंदुस्तान में ये किताब बहुत ज़्यादा ही प्यार के साथ स्वीकार की गई, चाहे राजनीति हो। और मज़े की चीज़ ये है कि इसको जो हमारे पब्लिशर बताते हैं कि नौजवानों ने बहुत ख़रीदा है। आप भी नौजवान हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, राजनीति शास्त्र में आपकी रुचि है और आपने पढ़ा है, तो इसलिए मैं पुनः आपका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ और आपके दोस्तों का, जिन लोगों को इसके बारे में और जानने में रुचि हुई। सर, आपके इस प्रारंभिक उद्बोधन से मुझे अमेरिका के महान राजमर्मज्ञ जेफरसन की वो युक्ति याद आ रही है जिसमें उन्होंने लिखा है कि प्रत्येक पीढ़ी एक नया राष्ट्र होता है, प्रत्येक पीढ़ी के अपने राष्ट्र नायक होते हैं। तो मेरा मानना है कि अपने इस पुस्तक के माध्यम से, अप्रतिम रचना के माध्यम से आपने हमारी पीढ़ी को यह बताने का प्रयास किया है कि तुम अपने भविष्य में आगे बढ़ने के लिए अपने इतिहास से सरोकार रखो। जैसा कि आपकी पुस्तक के जो अंतिम पृष्ठ पे जो पंक्ति उद्धृत है उसमें पढ़ना चाहूँगा। वो कुछ दीवाने थे जो चुनौतियों की बारिश के बीच इतिहास रच रहे थे और मैं कतरों को जोड़कर मोती समेटकर इतिहास गूंथ रहा था। तो सर, यह इतिहास रचना और इतिहास गूंथने का जो गुत्थी है, मैं चाहूँगा कि सर इस पे हमारे दर्शकों का सर इस पूरी पुस्तक का सार इन 5-6 लाइनों में है। और इस पुस्तक को संपादित करने वाली लेखिका, अंग्रेजी की लेखिका, फिल्मकार, समाजशास्त्री, काफ़ी संगीतकार, संगीत में रुचि रखने वाले, क्योंकि आपने देखा होगा कि पूरी किताब एक रिदम में है। यस सर, फ्लो है सर। एक संगीत का एक तरह का हाँ एक नया आयाम है। तो संपादक फौजिया अर्शी साहिबा ने इन लाइनों को लिखा है और उन्होंने सार इसमें लिख दिया है इस किताब का। जिस पिछले पन्ने का आप जिक्र कर रहे हैं वो सारे पात्र हैं इसमें। मुरारजी भाई भी इसके पात्र हैं, चरण सिंह भी इसके पात्र हैं, बहुत सारे पात्र हैं, आप देख रहे हैं उसमें। सारे प्रधानमंत्री जो अब तक हुए हैं मोदी जी के अलावा, बाकी सारे इसके पात्र हैं, अटल जी तक और मनमोहन सिंह तक। क्योंकि मनमोहन सिंह कैसे प्रधानमंत्री बने ये दुनिया के सामने सबसे पहले इसी किताब के आखिरी अध्याय सोनिया गांधी में लिखा हुआ है। उसके पहले किसी को नहीं मालूम था कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन रही थी, तो उनकी जगह पर कैसे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन गए, क्या क्या घटनाएं हुई। आपके बिहार के रामविलास पासवान का इसमें जिक्र है काफ़ी। तो ये किताब उस तरीके से जिसको आपने पूछा उसका मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि मैंने तो जो मेरे सामने घटा वो मैंने लिख दिया। अब इसका भाष्य करना आप राजनीतिक पंडितों का काम है, या वो नौजवान जो देश में कुछ करना चाहते हैं बदलाव के संदर्भ में, अगर उन्हें ये क्रम पता चलेगा तो बदलाव में क्या क्या तत्व होते हैं, बदलाव के लिए क्या क्या गुण चाहिए व्यक्ति में, वो सारे इस किताब में मिलेंगे समझने वाले के लिए। तो उस हिसाब से ये किताब
एक ऐसा खजाना है कि जिसमें हर एक के लिए कुछ है, अगर वो उसमें तलाशना और ढूंढना चाहे तो। सर, आपकी इस प्रसंग से मुझे बरबस ही ब्रिटिश स्कॉलर और वहाँ के जो संसद है उसके सदस्य रहे एडमंड बर्ग का स्मरण हो रहा है। आप चूँकि पत्रकारिता जगत के सलाहकार पुरुष रहे हैं, और जहाँ तक मैंने जो अध्ययन किया है, प्रधानमंत्री बीपी सिंह से आपकी मुलाकात जब वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आपके पत्रकारिता के ओजस गुणों के कारण ही आप उनके नज़दीक आपका आना हुआ था। तो सर, एडमंड बर्ग ने कहीं लिखा है कि कोई व्यक्तित्व कितना गहरा है, उसमें क्या बड़प्पन है, उसका क्या थॉट प्रोसेस है, उसका एहसास उन चंद मिनटों में ही दे देता है जब आप वर्षा की बूंदों से बचने के लिए आप और वे किसी पेड़ के छाया में होते हैं। तो इस पुस्तक के पढ़ने के बाद लगा कि पिछले 3 दशक की जो राजनीति है उसको आपने जिस ढंग से पिरोया है वह अभिलेख तो है ही। और सर, चूँकि एडमंड बर्ग का जिक्र आया है, तो मैं दूसरे प्रसंग का जिक्र करूंगा कि उन्होंने ही मीडिया के लिए चौथा स्तंभ का जिक्र किया था, 4th पिलर ऑफ द स्टेट। तो सर, मेरा प्रश्न यह है कि आपकी पहचान तो पत्रकारिता में बहुत सारी जगहों से रही, दिनमान, रविवार, इलस्ट्रेटेड वीकली, मतलब, लेकिन आप जो मैस्कॉट माने जाते हैं वह चौथी दुनिया के। आपने जिक्र भी किया है पुस्तक में कि कमर रिजवी साहब ने चौथी दुनिया नाम सुझाया था। कमर वहीद नकवी साहब पत्रकारिता के बहुत बड़े वो शलाका पुरुष हैं, और मुझे सौभाग्य मिला है कि वो उनके साथ काम करने का, जब चौथी दुनिया शुरू हुई थी तो हमारे सहायक संपादक थे और मैं संयोग से उस अखबार का संपादक था। और ये अखबार भारतीय में हिंदी साहित्य का या हिंदी भाषा का पहला साप्ताहिक अखबार था। इसके पहले कोई साप्ताहिक अखबार की कल्पना थी नहीं। तो एक ये उसमें तमगा जोड़ा और नाम कमर वहीद नकवी ने दिया। और कमर वहीद नकवी बाद में आज तक के डायरेक्टर न्यूज़ हुए। आज तक सुरेंद्र प्रताप सिंह जी के बाद जो बढ़ा वो नकवी के ही नेतृत्व में बढ़ा। नकवी ने ही आज तक नाम दिया, और नकवी नहीं जब हमारे साथ थे तो चौथी दुनिया नाम दिया इसको। सर, राजनीति विज्ञान पढ़ता हूँ, एक जिज्ञासा है कि पॉलिटिकल साइंस में हम पढ़ते भी हैं कि जब भारत जैसे देश आज़ाद होना शुरू हुए तो नेहरू जी ने अपने अन्य देशों के समकक्ष कर्नल नासिर, मार्शल टीटो, घाना के नक्रुमा, इंडोनेशिया के सुकर्नो के साथ मिलकर नैम का कंसेप्ट दिया, गुट निरपेक्ष आंदोलन का कंसेप्ट दिया। तो उस समय फ्रांस का दार्शनिक अल्फ्रेड सॉवी ने हमें इन दुनिया के जो देश थे इन्हें थर्ड वर्ल्ड कहा, तीसरी दुनिया कहा। फर्स्ट वे अमेरिका को मानते थे, सेकेंड रशिया को, और थर्ड। तो सर, चौथी दुनिया का कंसेप्ट कहाँ से आया? अगर कुछ रोचक हो तो सर बताएं। बिल्कुल आपको समझना चाहिए। बहुत सारे लोग इस सवाल पर उलझ जाते हैं, चौथी दुनिया क्यों? यस सर। आप बहुत बड़े बड़े नाम ले रहे हैं, जेफरसन साहब का नाम ले रहे हैं, बर्ग साहब का नाम ले रहे हैं, अभी आपने फ्रांस के दार्शनिक, हाँ, और इसके आगे आप और भी लेंगे। मैं इनमें से किसी के नाखून के बराबर भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो लिखा है या जो कोशिश की है उस कोशिश ने अब मुझ में ये गर्व भरा है कि आप उनके उद्धरणों के साथ मेरे इस किताब को जोड़ रहे हैं, तो इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। पर चौथी दुनिया जब उसी समय का नाम है जब ये एक अमेरिका के नेतृत्व वाली दुनिया थी, पूंजीवादी वर्ल्ड, दूसरा कम्युनिस्ट था, जिसके रशिया जिसका नेता था, जिसमें आप लेनिन से लेकर के और स्टालिन सब, हाँ, ये आखिर में गोरबाचोव तक आप ले सकते हैं। और तीसरी दुनिया नेहरू जी, टीटो जी, नासिर साहब की थी, हाँ, थर्ड वर्ल्ड। लेकिन इन सबकी जनता का अगर उस समय जो मैंने अध्ययन किया, हर देश में, अमेरिका हो, रूस हो, हिंदुस्तान हो, चीन हो, या नासिर का मिस्र हो, इन सब में जनता की हालत एक ही तरह थी। जिसको हम जनता कहते हैं वो अभिजात्य वर्ग को नहीं कहते हैं, हम जनता कहते हैं जो
सामान्य लोग होते हैं, ज़िंदा रहने के लिए मेहनत करते हैं, रोज़ी कमाते हैं, रोटी कमाते हैं, अपने परिवार को पालते हैं और देश को बनाते हैं, उनकी हालत सारी दुनिया में बिल्कुल एक तरह की थी। कहीं पर किसी में भी लेश मात्र भी ऊंच नीच नहीं था। जैसे अमेरिका में दो दुनिया हैं, गोरों की दुनिया अलग है और कालों की दुनिया अलग है। आज भी दुनिया का सबसे लोकतांत्रिक देश कहलाता है, सबसे ताकतवर देश कहलाता है, दुनिया को मदद देता है, पर उसके यहाँ जो दूसरी वो जो उनकी अपने लोगों की हालत है वो बहुत ही ख़राब है। इन सारे लोगों को मैंने भाष्य किया कि ये चौथी दुनिया के लोग हैं जो अपनी अपनी सरकारों से अपने हक के लिए, अपने ज़िंदा रहने के लिए, सांस लेने के लिए उनसे वक्त मांगते हैं, उनसे मांग करते हैं, उनसे दान की अपेक्षा करते हैं या अपने लिए कुछ काम करने का सपना देखते हैं कि वो हमारे लिए काम करेंगे, इसलिए वो लोगों को चुनते हैं, पर उनकी हालत जस की तस रह जाती है। ये अखबार हमने ये माना था कि उन लोगों की आवाज़ बनेगा जो हर जगह के वंचित, आवाज़ विहीन लोग हैं, ज़िंदा रहने के लिए लड़ते संघर्ष करते लोग हैं, और उन्हीं के ज़िंदा रहने के संघर्ष से कोई देश बनता है, अच्छा बनता है या बुरा बनता है, उन लोगों की आवाज़ ये अखबार है। और हमने जब से ये शुरू किया 86 में, तब से लेके अभी कोविड से पहले तक जब तक ये चला है, ये उन्हीं की आवाज़ बना। इसने बहुत सारे खुलासे किए, लेकिन उनके खुलासे किए जो इन लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं। हमारा ये सिद्धांत है कि पत्रकारिता हमेशा निर्बल के पक्ष में, वंचित के पक्ष में, गरीब के हक में खड़ी होनी चाहिए। वो उनके पक्ष में नहीं खड़ी होनी चाहिए जो दुनिया को बिगाड़ते हैं या अपने देश को की कल्पना ताजमहल से करते हैं, अपने देश की कल्पना व्हाइट हाउस से करते हैं या क्रेमलिन से करते हैं, कितना भव्य हमारा देश है। नहीं, हमारा ये मानना है कि जो सत्ता जिनके ऊपर दबाव डालती है या बलवान जिसको एक्सप्लॉइट करता है, एक्सप्लॉइट नहीं लोग करते हैं, सरकार से जुड़े लोग करते हैं, जो सरकार से जुड़े दबंग लोग हैं वो करते हैं, या फिर पूंजीपति करता है, शोषण करता है। तो जिनके ऊपर अत्याचार होता है उन लोगों की आवाज़ ये अखबार बने। और मैं बहुत अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि जो मुझे टीम मिली, उस टीम ने भी इस सिद्धांत को माना। और जब तक अखबार निकला 2 साल पहले तक, तब तक कोविड की शुरू में ये बंद हुआ, जब सारी दुनिया में अर्थव्यवस्था डगमगाई, तो ये अखबार जो पहले निकला था वो भी पहला था। और हिंदुस्तान का पहला साप्ताहिक 7 कलर का 16 पेज का अखबार ये चौथी दुनिया था। जी, ये चौथी दुनिया था। तो हम उसको सस्टेन नहीं कर पाए क्योंकि उसकी छपाई बहुत होती थी। उसकी छपाई में 30 रुपए लगते थे उन 16 पेज में, और हम बेचते 5 रुपए में थे। तो हमारी जैसे पागल हमारे दोस्त थे कमल मुरारका, जिन्होंने इसमें पैसा लगाया था, वो कहते थे चिंता मत करो, तुम छापते जाओ। पर एक समय आया जब हम नहीं कर पाए और हमारे ऊपर करीब 109 करोड़ का घाटा हो गया। तब हमको तय करना पड़ा कि अब हम इसको नहीं चला पाएंगे। न तीर निकालो न तलवार निकालो, मुकाबले तोप हो तो अखबार जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। तो आपने सर उस जीवटता के बल पे अखबार न सिर्फ निकाला, अपितु मैं कलम ढूंढ रहा था, कलम शायद नहीं ला पाया। आपके कलम की ही ताकत थी, पत्रकारिता की ही दम पे, कि शायद आपके कलम से, आपके राष्ट्रोद्घाटन से इस देश के 2 प्रदेशों के, 2 बड़े बड़े प्रदेशों के, एक जनसंख्या के लिहाज से बड़ा और एक क्षेत्रफल के लिहाज से बड़ा, उत्तर प्रदेश के श्रीपद मिश्र और राजस्थान के हरदेव जोशी को त्यागपत्र देना पड़ा था। ये संयोग है, ये उस समय के पत्रकारिता की शक्ति बताता है कि उस समय पत्रकारिता किसी के ड्राइंग रूम में की चाकरी नहीं करती थी, बल्कि लोगों के लिए जब खड़ी होती थी तो ये फ़र्क पड़ता था। और उस समय के 2 प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी ने श्रीपति मिश्र का इस्तीफ़ा लिया क्योंकि उन्होंने एक दलित की ज़मीन
कब्जा कर ली थी। और हरदेव जोशी ने जो सारा एक आज मैं कहता हूँ कुछ समय तो बड़े वो साधु लोग थे कि उन्होंने बड़ा सामान्य जाल रचा कि जो राजीव गांधी आदिवासियों के विकास के लिए योजनाएं बना रहे थे वो उसको नहीं कर पाए, और मैंने उसका फॉलोअप किया जिससे उनका फिर राजीव गांधी ने इस्तीफा ले लिया। उस समय के प्रधानमंत्रियों की संवेदनशीलता की भी ये घटनाएं उदाहरण हैं। बाद के प्रधानमंत्रियों में वो संवेदनशीलता नहीं रही कि अपने मुख्यमंत्रियों के ऊपर नज़र रखें कि वो कैसे काम कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे हैं। मैं दर्शकों को बताना और जो अभी आपने अकबर इलाहाबादी का शेर पढ़ा कि जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, ये मेरे कॉलम का नाम था। पुरानी चौथी दुनिया में भी मेरा संपादकीय इसी कॉलम से छपता था, और अभी जब अखबार बंद हुआ है तब तक वो संपादकीय जब तोप मुकाबिल हो तो ये उसका नाम था, तोप मुकाबिल, उसी से लिया है। जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। सर, विद्वान पत्रकार, राजनीति के पैरोकार, चौथी दुनिया के प्रणेता श्री संतोष सर से बातचीत करने के बाद मुझे लग रहा है कि रूस का तत्कालीन दार्शनिक इवनेका इवांचू ने संभवतः सही ही कहा था कि जब सच्चाई का स्थान चुप्पी ले लेती है तो चुप्पी झूठ बन जाती है। आज कहीं न कहीं ऐसा आवरण होते हुए दिख रहा है। बहरहाल, हवा और पानी की तरह समय का अपना एक दबाव होता है। तो सर, अब मैं मूल मुद्दे पे आना चाहता हूँ। जैसा कि शमशेर ने लिखा भी है कि बात बोलेगी मैं नहीं, राज खोलेगी बात ही। तो आपने आपके किताब के जो 3 आराध्य हैं या 3 मुख्य पात्र हैं, इनमें सबसे पहले मैं दिवंगत प्रधानमंत्री वीपी सिंह, राजा मांडा, राज्य की राजनीति, प्रदेश के मुख्यमंत्री, पीसीसी अध्यक्ष, भारत के रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, उस सफ़र पे सर थोड़ा एक हमारे दर्शकों को एक जीवंत प्रकाश प्रदान करें सर। वीपी सिंह से मेरा परिचय हुआ जब मैं लखनऊ में रविवार का संवाददाता था और विश्वनाथ प्रताप सिंह 80 में मुख्यमंत्री बन के आए। वो चुनाव तो संजय गांधी का था, लेकिन वो मानते थे कि इंदिरा गांधी ने मुझे भेजा है, मुझे इंदिरा गांधी के सारे सिद्धांतों का पालन करना है। और मैं उस समय पत्रकार था, वीपी सिंह मुख्यमंत्री थे। हमारा उनका मुकाबला अक्सर बहुत ही तीखे माहौल में होता था, पत्रकार वार्ता वगैरह। हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि मैं किसी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का आज तक एक चाय के कप का भी गुनहगार नहीं हूँ। क्या इकबाल है? क्योंकि मेरा ये मानना था कि अगर आप उनके यहाँ चाय पियेंगे, खाना खाएंगे, उनके साथ गलबहियाँ डालेंगे तो आप रिपोर्ट क्या लिखेंगे? रिपोर्ट लिखते समय आपकी कलम हिल जाएगी, कांप जाएगी। लेकिन जब वीपी सिंह ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री का सफ़र अपना पूरा किया, वो उत्तर प्रदेश के इतिहास में कमाल है। उन्होंने पहली बार लोगों को प्रशासन में शामिल किया। उन्होंने पहली बार गांव के लोगों को या अलग अलग जगहों के उन्होंने शामिल किया। इसका आकलन कभी हुआ नहीं। वीपी सिंह बहुत कमाल के, ये ओपन हाउस की कल्पना वीपी सिंह की थी कि जो समस्या जिनकी है जी। और इसमें मैंने घटना का भी एक जिक्र किया है, जब वो वित्त मंत्री थे या जब वो इस्तीफा दे चुके थे, तो एक मुख्यमंत्री ने, एक बिजनेसमैन ने, जब हम जा रहे थे वीपी सिंह और मैं दिल्ली से बम्बई, तो उन्होंने कहा कि मैं इनसे मिलना चाहता हूँ। उनका नाम था शशि रुइया का। हाँ, शशि रुइया, बिल्कुल। तो शशि रुइया ने कहा कि मैं इनसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा क्यों? मैं भी नहीं पहचानता। कहने मेरा नाम शशि रुइया है और इनको पता भी नहीं है, इनके एक फैसले से मुझे 600 करोड़ का, कब 86 में या 85 में जब वो वित्त मंत्री थे, मुझे फ़ायदा हो गया। और उन्होंने फैसला जो जेन्युइन था वो किया। तो वीपी सिंह ने जिसकी समस्या है वो, और जो समस्या का कारण है, उन दोनों को, मतलब अफसरों को और जिनके जो ग्रीवेंसेस जिनके थे, उनके आमने सामने बिठा के वहीं देर फैसला करते थे। ये पहली बार उन्होंने लागू किया था। वीपी सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो वो हर जगह खुद घूमते थे। जब उनके यहाँ बिजली की क्राइसिस थी और बिजली कहाँ जा रही है कहाँ नहीं, ये शोर था कि जो बिजली विभाग के लोग हैं वो चुनी हुई जगहों पर बिजली दे रहे हैं। वो रात में हेलीकॉप्टर से मूव करते देखने के लिए कि कहाँ पर रोशनी दिखाई दे रही है, कहाँ नहीं दिखाई दे रही है। जहाँ नहीं दिखाई दे रही वहाँ वो अपने
हेलीकॉप्टर के पायलट से कहते थे यहाँ किसी तरीके से लैंड करो, तो किसी तरह से ग्राउंड वाउंड ढूंढ करके लैंड कर देता था, वो देखने उतरते थे। उन दिनों खाने पीने की, राशन की दुकानों से सब बढ़ता था, बहुत शिकायत थी। वो दिन में कहीं भी जा कर के उतर जाते थे कि राशन की दुकान पे पर्याप्त राशन सबको वितरित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से वो जनता के बीच जाते थे और उसी तरीके से वो लोगों से बात करते थे। लोगों से मतलब जो लाभार्थी हैं, जिनके लिए वो सरकार चला रहे थे, उन लोगों से भी बात करते थे कि आपको यहाँ का प्रशासन कोई परेशानी तो नहीं पैदा कर रहा है। प्रशासन के लोगों के ऊपर भी वो नज़र रख रहे थे कि प्रशासन के लोग उनको सही रिपोर्ट दें। अपने मंत्रियों की वो निगरानी करते थे। ऐसा मुख्यमंत्री इसके पहले कोई हुआ नहीं था उत्तर प्रदेश में। जब उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया तब मुझे पता चला कि ये आदमी दुश्मनी करने लायक नहीं है, ये दोस्ती करने लायक है। तो इसलिए जब उनका रिजिग्नेशन हो गया, मैंने सारी घटनाएं इसमें लिखी है आपकी किताब में। अब मैं ज़्यादा आपको बताऊंगा तो जो कुछ लोग ख़रीदना चाहते हैं वो भी नहीं खरीदेंगे। ये हुआ मेरे साथ। कई लोगों ने इंटरव्यू किया, जैसे सौरभ द्विवेदी ने किया। उसके बाद फ़ोन मेरे पास प्रशंसा के बहुत आए, लेकिन लोगों ने कहा कि हमने तो पूरी किताब सुन ली है 1.25 घंटे के इंटरव्यू में, अब हम क्या खरीदें। तो मेरा कहना है कि अगर आप तत्व को सही ढंग से समझना चाहते हैं तो आप श्रव्य सुनने वाली विधा पे मत जाइए, आप पढ़ने वाली विधा पे जाइए। जब आप पढ़ेंगे तो आपके पास चीज़ होगी। आप उसमें से 10 बार पढ़ करके आप उसमें से जिसको हम कहते हैं कि मक्खन निकाल सकते हैं, उसका सार निकाल सकते हैं, सुन करके नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए जो लोग टेलीविज़न सुन करके अपना दिमाग बनाते हैं, उनसे बड़ा मूर्ख कोई है नहीं। जो पढ़ कर के और सवालों की गहराई जांच करके अपना दिमाग बनाते हैं, वही लोग देश बनाते हैं। संभवतः सर की इन्हीं बातों से प्रभावित होकर आपकी दीवार पर लिखी इबादत को देखकर वर्ष 2016 में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने अपने वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में जिस शब्द का चयन किया था उसका नाम था पोस्ट ट्रुथ, जिसका हिंदी रूपांतरण किया जाए तो सत्यातीत है। मतलब सर का कहना है कि हम में उस परिपाटी से बचना होगा जो सत्य का बगैर परीक्षण किए हुए आगे बढ़ जाती है, क्योंकि सत्य का परीक्षण जो है वो अंततोगत्वा पुस्तक में। बहरहाल सर, अब दूसरा सेगमेंट, युवा तुर्क जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे, समाजवादी राजनीति की पुरोधा, उससे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता, देश के प्रधानमंत्री, बागी बलिया के भारत यात्रा के प्रतिपादक, प्रधानमंत्री रहने के दौरान भी प्रधानमंत्री आवास में कम अपने भोंडसी आश्रम भुवनेश्वरी आश्रम से ज़्यादा रहने वाले युवा तुर्क के बारे में सर प्रबोधित करें। चंद्रशेखर जी विलक्षण व्यक्ति थे। इतने गरीब घर में वो पैदा हुए थे, जितना गरीब घर लाल बहादुर शास्त्री का था। इब्राहिम पट्टी। हाँ, शास्त्री जी की चर्चा हो गई, लेकिन चंद्रशेखर जी जिस गरीब परिवार में पैदा हुए थे, वो करीब 8 किलोमीटर पैदल चल कर के प्राइमरी स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे। और किस तरीके से वो पढ़े, कैसे इलाहाबाद आए, कैसे उन्होंने अपनी समझदारी से और समझाने की कला से अपना स्थान इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बनाया। वो देश के फिर युवा तुर्क नेता बने और इतने हिम्मती थे कि वो पूरी कांग्रेस पार्टी से लड़ गए, इंदिरा गांधी से लड़ गए। राज्यसभा में जब आए तो वो बिरला से लड़ गए अकेले, और बिरला को परेशान कर दिया उन्होंने। इस देश में ऐसे उदाहरण बहुत कम हैं कि इतने बड़े परिवार से, पैसे वाले परिवार से जो देश चलाता हो। माना जाता था कि 80 के करीब सांसदों को घनश्याम दास बिरला, के बिरला पैसा देते थे। घनश्याम दास बिरला तो गांधी जी के ज़माने थे, आज़ादी के ज़माने से उस परिवार का नाम था। हिंदुस्तान के बहुत बड़े पेपर टाइकून थे, हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप के मालिक थे। इन्होंने, चंद्रशेखर जी ने पहली बार यही कहा कि 80 सांसदों को तनख्वाह देते हैं, पैसा देते हैं। ये और किसी ने रहस्योद्घाटन नहीं किया था। चंद्रशेखर जी ने कांग्रेस पार्टी के जो तानाशाही वृत्ति थी उसके खिलाफ हाथ खड़ा किया और वो वर्किंग कमेटी में चुन के गए
इंदिरा गांधी के समर्थित उम्मीदवार को हरा करके वो गए वर्किंग कमेटी में। जयप्रकाश नारायण जी के लिए वो इंदिरा गांधी से लड़ गए और उन्होंने इंदिरा गांधी से कहा कि आप बहुत परेशानी में फंस जाएंगी अगर आप जयप्रकाश जी से लड़ेंगे। जयप्रकाश जी उनको बहुत प्यार करते थे। मैंने इसमें लिखा है कि जयप्रकाश जी ने का अघोषित उत्तराधिकारी लोगों ने चंद्रशेखर जी को मान लिया था। चंद्रशेखर जी फिर जनता पार्टी बनी। जनता पार्टी बनने से पहले वो जेल में रहे 19 महीने। हाँ, इंदिरा गांधी ने अपने ही पहले वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उनको जेल भेज दिया। वो जेल जाना उन्होंने पसंद किया और लेकिन इंदिरा गांधी के साथ समझौता नहीं किया। पर इतने बड़े आदमी थे कि जब इंदिरा गांधी हार गईं और मोरारजी भाई प्रधानमंत्री बनने वाले थे और विजय सभा हो रही थी रामलीला मैदान में, चंद्रशेखर जी इंदिरा गांधी के घर चले गए और वहाँ जा कर के उन्होंने पहली लड़ाई मोरारजी से वहीं से शुरू कर दी। इसमें घटना है कि इंदिरा गांधी से जब मिलने गए तो वो बहुत परेशान थी। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर जी मेरे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। उन्होंने कहा सरकार आपको घर देगी। मोरारजी भाई नहीं मान रहे थे। ये घटना है, पढ़नी चाहिए लोगों को। ये मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उस ज़माने के लोग कितने बड़े हुआ करते थे। उनकी अटल जी से बातचीत जो होती थी, उनकी बाकी लोगों से बातचीत होती थी चंद्रशेखर जी की। चंद्रशेखर जी किस तरीके से, बल्कि इस किताब की शुरुआत में ही पहले चैप्टर में है कि चंद्रशेखर जी के ही कहने से वीपी सिंह के साथ बातचीत देश के हालात के ऊपर हुई और वहाँ से सूत्रधार आप रहे थे सर। हाँ, उस बातचीत के सूत्रधार आप रहे थे सर। और संयोग था कि मैं ही था। कोई भी हो सकता था अगर डेस्टिनी करना चाहती तो, लेकिन डेस्टिनी ने मुझे मौका दिया, जिसकी सारी कहानी इसमें लिखी हुई है। मैंने इस किताब को, जो एक चीज़ आपको और बता दूं, क्योंकि कई लोग मुझे पूछते हैं कि लोग अगर आपसे पूछेंगे इन सब के प्रमाण क्या है। मैंने कहा भाई एक प्रमाण तो मैं ही बैठा हूँ और दूसरा इस किताब को आए अब करीब 8 महीने हो गए हैं। इस किताब में इतने खुलासे हैं, जितने लोग हैं, चाहे अटल जी और चंद्रशेखर जी की बातचीत रही हो, चाहे अमिताभ बच्चन को लेके राजीव गांधी का कमेंट रहा। अभी सोनिया गांधी जिंदा हैं और मैंने उसमें नाम भी लिखा है कि अभी एक कांग्रेस के बड़े नेता जिंदा हैं जो राजीव गांधी के पास थे जब राजीव गांधी ने कुछ कमेंट्स किए। इसमें हिंदुजा का नाम है, इसमें अंबानी का नाम है, 2 बड़े बिजनेस हाउस हैं। अंबानी साहब को पैरालिसिस का कैसे आया, सब मैंने लिखा है। तो अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस क्षण तक किसी का एक खंडन का साधारण पत्र भी मेरे पास नहीं आया है। तो मैंने ये कहा है सबसे कि इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है। और ये अकेली किताब है जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी नेगेटिव नहीं हुई, पॉजिटिव कंट्रोवर्सी हुई और सबने इसकी तारीफ़ की, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे वो पत्रकार हों। सारे संपादकों ने इसकी प्रशंसा में लेख लिखा, वो कमेंट्स लिखे हैं। जो अगले संस्करण में 2 संस्करण बिक गए हैं इसके, तीसरे संस्करण में हम उन सब के नाम दे रहे हैं जो संपादक हैं, देश के सारे संपादक, हिंदी के बड़े संपादक जिन्होंने इसके बारे में अपने कमेंट्स दिए हैं। तो देखते हैं क्या आप। यह आपका इकबाल है सर कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता होती है। बहरहाल सर, आपने सांसदों की जिक्र किया। आप स्वयं सांसद रहे थे सर वर्ष 1989 में फर्रुखाबाद से, और जब मैं अध्ययन के दौरान पाया कि यह वही फर्रुखाबाद है जहां से 1963 के उपचुनाव में लोहिया जीत कर आए थे, जब 4 सांसद जीत इलेक्शन हुआ था, मीनू मसानी, जेबी कृपलानी वगैरह जीत के आए थे। तो सर आप समाजवादी, आप फर्रुखाबाद से सांसद, लोहिया का आपसे 26 साल पहले का वहाँ सांसद के रूप में निर्वाचन, ये जो सारी चीज़ें हैं इसको आप कैसे जोड़ कर देखिए, राजनीति में मैं एक्सीडेंटली आया। मैं तो पत्रकार था और उस समय मैं चौथी दुनिया का संपादक था। मैंने कभी किसी का चेहरा देख करके पत्रकारिता नहीं की। चौथी दुनिया में लगातार वीपी सिंह की आलोचना होती थी। वो इस्तीफ़ा दे चुके थे, उनके पहले भी आलोचना करते थे जब वो वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री थे, और उसके बाद भी मैं आलोचना करता था कि आपको ये समझ नहीं है, आपको ये नहीं समझ में आता, आपको इसका अध्ययन करना चाहिए, आपको ये पढ़ना चाहिए आदि अखबारों में।
अब वो अलग चीज़ है कि जो मैं लिखता था वही वीपी सिंह कर देते थे। अचानक एक दिन वीपी सिंह जी ने कहा कि जब 89 के इलेक्शन की टिकट बंट रहे थे, कहा कि आपको चुनाव लड़ना है। वो घटना भी है कि पूरे वीपी सिंह ने सारे देश में एक ही टिकट मांगा था लोकसभा के लिए, वो मेरा टिकट था। वो सारी घटना मैंने लिखी कि चंद्रशेखर जी किसको चाहते थे, बाकी मेरे नाम का प्रस्ताव किसने किया और कैसे यूनानिमस मेरा नाम क्लियर हुआ। मैं लड़ गया, मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं लूँगा, मेरे पास पैसा नहीं। उनका नहीं, लड़ो लड़ो लड़ो, लोग पैसा देंगे। और सचमुच ही हुआ, लोगों ने ही मेरे चुनाव के लिए पैसा दिया। मेरे पास कोई पैसा नहीं था। अखबार वाले के पास कितना पैसा होता है? आज के अखबार वाले हमसे महान हैं, जिनके पास बहुत कुछ है, लेकिन हम इतने साल के बाद भी मेरा ख्याल है हमने अपने जो जमा थी 20-25 हज़ार वो उसमें लगा दिए। उसके अलावा मेरा कोई पैसा नहीं लगा, पब्लिक ने दिया। और उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से जिससे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पहली बार लोकसभा में पहुंचे थे, हाँ, उसी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी से मुझे लोगों ने बहुत प्यार के साथ जिताया। त्रिकोणीय संघर्ष था वो। 70-90% जगहों पर सीधा संघर्ष था कांग्रेस का और वीपी सिंह के लोगों का। आपका छाप चक्का था? आप चक्र छाप से लड़े थे? हाँ, चक्र से लड़े थे। लेकिन हमारे यहाँ पर चूँकि बहुत अच्छे वो व्यक्ति थे जिनको बीजेपी ने टिकट दिया था, क्योंकि उनके जब 2 सांसद थे, उनमें एक सांसद वो भी थे, तो उनका टिकट काट नहीं सकते थे, तो उन्होंने टिकट दिया। और तो हम त्रिकोणीय संघर्ष था, जिसमें फिर मुझे बहुत थोड़े मतों से जीत मिली। लेकिन मुझे समझ में आया कि वो दुनिया मेरी नहीं है, क्योंकि मैं जितना बेबाक बेलौस पत्रकार बन करके अपना काम करता था, अचानक मैंने पाया कि मैं तो यहाँ पर सिफारिश की दुनिया में लोगों के लिए काम करने के लिए अफसरों के यहाँ जाना, मंत्रियों के जाना, जो मेरी अंतरात्मा के प्रतिकूल थी। नहीं, मेरी परवरिश वैसी नहीं हुई थी। मेरी जो केमिस्ट्री थी वो केमिस्ट्री थी कि चीज़ को देखो, उसका कारण तलाशो और लोगों को बताओ। पर कारण तलाश के आप खुद उसको सुलझाने में लग जाओ और फिर एक अपने को बहुत संकुचित छोटी जगह पर सीमित कर लो, ये मेरी दुनिया थी नहीं। इसलिए मैं सांसद रहते हुए भी एक तरीके से एक जिसको कहते हैं ना मिसफिट सांसद था। मैं हमेशा जनता दल की आलोचना करता था। मैंने लिखा है कि मेरे उन दिनों वीकली में मेरा कॉलम चलता था, धार्मिक में चलता था, करंट में चलता था। वो मेरे उदाहरण है कि मैंने कभी अपने पत्रकारी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। और पत्रकारी सिद्धांत क्या था जो श्री सुरेंद्र प्रताप सिंह ने मुझे सिखाया था कि आप स्टोरी के साथ खड़े हो जाइए। कभी भी 2 पक्ष सही नहीं होते, उनका वक्तव्य अलग चीज़ है, पर आप अगर उस चीज़ के साथ नहीं खड़े हैं स्टोरी के साथ, तो आप फिर सही पत्रकार नहीं है। और वही मैंने इसमें लिखा है। मैं इस किताब में जितनी भी घटनाएं हैं उनके साथ खड़ा हूँ। रविवार में मैं खड़ा रहा, चौथी दुनिया में खड़ा रहा अपनी हर स्टोरी के साथ। मैंने अपनी साख के आधार पर उस स्टोरी को छापा है। और जो लोकसभा में मैंने काम किया वहाँ पर भी मैं सत्य के साथ खड़ा रहा हूँ। अब हम चूँकि अपनी चर्चा के उत्तरार्ध में हैं, तो सर जिससे पहले कि आगे बढ़े, चूँकि आप बड़ी गहराई से प्रधानमंत्रियों के साथ रहे हैं, स्वयं सांसद रहे हैं, तो सर और राजनीति में एक बड़ा अजूबा टर्म है, अजूबा भी है और नैसर्गिक भी है। उसका नाम है, वह शब्द है 6 लेटर का टिकट, TICKET। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने बजाबता अपनी जो एक तरह से फिक्शनल जो जीवनी है उनकी इनसाइडर, उसमें पूरा का पूरा टिकट ही लिखा है चैप्टर। तो सर ये टिकट मिलना, सिंबल AB, ये सब क्या प्रक्रिया है? आपने खुद कहा कि वीपी सिंह वीटो कर दिए कि मेरे लिए टिकट चाहिए, इस पर सर नजर बताया दर्शकों को। देखिए जब लोकसभा हो, विधानसभा हो, हमारे लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के या निर्दलीय रूप में भी उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं। आपको लोगों के पास जाना पड़ता है। जाने के लिए आपको चुनाव आयोग की निर्धारित प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है। उस प्रक्रिया का सामना करने के लिए उसने ये माना है कि या तो राजनीतिक दल आपको अपना सिंबल दें, तो उन्होंने सिंबल रिज़र्व कर रखे हैं राजनीतिक दलों के लिए, तो आपको वो सिंबल मिल जाएगा। अगर आप निर्दलीय हैं, किसी पार्टी से नहीं भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, अपने बिना पार्टी के लड़ना चाहते हैं, तो कुछ बहुत सारे सिंबल
निर्दलीय हैं जो आपको मिल जाते हैं, तो वो सिंबल प्राप्त करने का जो प्रोसेस होता है, जिसको राजनीतिक दल कहते हैं कि ये उम्मीदवार हमारे दल का प्रतिनिधि है, हमारे दल के चुनाव चिन्ह पर ये चुनाव लड़ेगा, तो उसको फिर ए और बी फॉर्म होता है, जिसमें एक फॉर्म में उसको सिंबल का ऑथराइजेशन होता है, दूसरा पार्टी ये कहती है कि ये हमारा प्रतिनिधि है वहाँ पर। हाँ, तो उस तरीके से वो चुनाव लड़ता है और लोगों को भी बहुत सारे, जिसको भी वो चुनाव चिन्ह पसंद आता है या उस उम्मीदवार का या पार्टी का सिद्धांत पसंद आता है, उसको लोग वोट देते हैं और वो विधानसभा या लोकसभा में पहुंचता है। ये हमारे यहाँ की लोकतांत्रिक चुनाव की पद्धति है। और सर, अपने अंतिम सेगमेंट में हम जिक्र करने जा रहे हैं सर की चर्चा के, चूँकि चर्चा वीपी सिंह पे हो चुकी है, चंद्रशेखर पे हो चुकी है, सर पे भी हो चुकी है। अब बात कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ग्रैंड ओल्ड पार्टी ऑफ इंडिया की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी और दिवंगत राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी प्रायः कहा करते थे संसद के केंद्रीय कक्ष में, सर आपने नज़दीक से अनुभव किया होगा, संसद के केंद्रीय कक्ष में एक शिलापट लगा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी इसी सभा में, और यहाँ से कोसों दूर, मीलों दूर, लाखों मील की दूरी पे उसी दिन जिस महिला का जन्म होता है वह श्रीमती सोनिया गांधी है। आपने प्रकरण में जिक्र किया है कि सोनिया जी की निगाहें बहुत तेज हैं। एक बार आप अकबर रोड का आपने जिक्र किया है कि मैडम से आपकी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने आपको देखा है, तो आपने बड़ी बारीकी से लिखा है कि मैडम जो जानना चाहती हैं, जो शो करना चाहती हैं, वो आपको बता देती हैं, लेकिन अगर वो नहीं बताना चाहे तो आप उनके मन की बात नहीं जान सकते। तो भारतीय राजनीति में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सोनिया गांधी जी जो सबसे लंबे अंतराल तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रही हैं, और आपने खुद लिखा है कि प्रधानमंत्री पद को कैसे ठुकराया गया। नटवर सिंह फतेहदार साहब आते हैं वीपी सिंह के पास, और एकमात्र चश्मदीद गवाह जो होते हैं वो आप होते हैं। तो सर, सोनिया जी की राजनीति के बारे में सर, देखिए, मैंने इस किताब में जिनका भी जिक्र किया है, उनके साथ मेरे जो फर्स्ट हैंड कांटेक्ट पे जो बातचीत हुई, जिसका मैं खुद गवाह रहा हूँ, उन्हीं को मैंने लिखा है। मैंने हेयर से भी कुछ नहीं लिखा है। किसी ने मुझे उनकी कहानियाँ बताई हों, किसी ने मुझे उनके गुण अवगुण बताया हो, उसको मैंने इसमें नहीं लिखा है। ये मेरे अपने अनुभव हैं। इसमें बहुत सारे लोग छूट गए हैं जिनको इसमें होना चाहिए था, मैंने इसमें बहुत ज़्यादा नहीं लिखा है। लेकिन सोनिया गांधी से मेरा जितना परिचय हुआ, सोनिया गांधी के पक्ष में विपक्ष में बहुत सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन मैंने उनमें से मैं न किसी को जांचा, न ये उस तरह की विश्लेषणात्मक किताब नहीं है। ये व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर जो मेरा सोनिया जी से हुआ उसके ऊपर मैंने लिखा है, और मुझे उसमें जो सोनिया जी जैसी दिखाई दी वैसा मैंने इसमें लिखा है। उनकी चाहे मानवीयता हो, चाहे उनकी, चंद्रशेखर जी ने उनके बारे में जो कमेंट किया था मैंने वो भी लिखा है सोनिया जी के बारे में, तो मैंने कहीं उसको छुपाया नहीं है, उनको लिखा है। अब सोनिया जी के बारे में जो बाकी लोगों के अनुभव हैं जो उनके साथ बहुत दिनों तक रहे हैं, वो उनके बारे में बताएंगे, पर आपने जो पूछा है, मेरा इसमें इतना ही उनके साथ संपर्क रहा जितना मैंने उनको लिखा है। सर, अब हम आते हैं सर कि देखा गया है कि इसे इतिहास का चक्र भी कहा जा सकता है, या फिर मानवीय सांस्कृतिक गुणों में क्षैतिज भी कहा जा सकता है, क्योंकि रूस का चित्रकार सीरन ने लिखा है कहीं कि भारत वह महान देश है जो अपने सभ्यता के उत्कर्ष पे था तो उसने बुद्ध को जन्म दिया, और जब पराभव पे भी आया तो गांधी को जन्म दिया। लेकिन सर, आज देखा जा रहा है कि एक छिजन आई है, एक मानवता में, बौद्धिकता में, पत्रकारिता में, राजनीति में, भाषा अस्त्र में। तो मुझे एक पंक्ति याद आ रही है कि जब रथ क्रांति की रुक जाए, चिंतन पे काई जम जाए, तो समझो पीठी हार गई, पूर्वा को पछुआ मार गई। तो सर, हम जो आज भाग रहे हैं किसी दिशा में बिना जाने हुए कि हमारी विरासत क्या रही है, जिसकी आपने चर्चा की है, हम किस दिशा में जा रहे हैं, हम कहाँ जाकर रुकेंगे? देखिए, ये आकलन में नहीं कर सकता, क्योंकि जहाँ निराशाएं हैं वहाँ आशाएं भी बहुत हैं। इसी दौर में जिस निराशा की आप बात कर रहे हैं, किसान आंदोलन एक आशा के रूप में सामने आया है।
किसान आंदोलन जैसा आंदोलन हिंदुस्तान में बहुत सालों के बाद हुआ। आज़ादी के आंदोलन में गांधी जी का आंदोलन था, या आज़ादी के आंदोलन में क्रांतिकारियों के आंदोलन थे, या सुभाष चंद्र बोस के आंदोलन थे। ये सारे देश को इन्होंने प्रभावित किया। उसके बाद जयप्रकाश आंदोलन ने इस देश को प्रभावित किया। संघर्षों ने जिन्होंने प्रभावित किया वो डॉक्टर लोहिया के संघर्ष थे, वामपंथियों के संघर्ष थे, ज़मीन को लेकर लोगों के संघर्ष थे। लेकिन पानी बहुत दिनों से ठहरा हुआ था, उसमें सड़ांध आ रही थी। उस सड़ांध को तोड़ने का काम अचानक किसान आंदोलन ने किया। और अब ऐसा लग रहा है कि बेरोज़गार नौजवान भी अंगड़ाई ले रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बात शुरू हुई, अभी थोड़े दिन पहले तक बिहार तक वो आंदोलन गया। हर जगह बेरोज़गार संगठित हो रहे हैं। रोज़गार एक बड़ी समस्या बन गई है, अर्थनीति समस्या बन गई है। उसको लेकर के हमारी अर्थव्यवस्था इसलिए समस्या बन गई है कि आप जब मुझसे बात कर रहे हैं, अभी 2 दिन पहले 28,000 करोड़ का बैंक घोटाला सामने आया। और किसके वजह से आया? बैंकों का घोटाला, मतलब वित्त मंत्रालय के मिलीभगत से हुआ। तो इसलिए मुझे लगता है कि देश करवट बदल रहा है और इतनी निराशा नहीं आई है। देखिए, निराशा आएगी तो इस देश में लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। पर मुझे लग रहा है कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें इतनी मजबूत हैं क्योंकि हम 7,000 साल पुरानी हमारी लोकतांत्रिक परंपरा है। वैशाली गणराज्य, हाँ, 7,000 साल की परंपरा है। हम दुनिया के दूसरे देशों की तरह नहीं है कि हम प्रयोग कर रहे हैं। ये हमारे रक्त में है 7,000 साल से। मेरा वही कहना है कि अब अभी भी आशाएं हैं और ये मानना चाहिए कि जो चुनाव पद्धति हमने रखी है और जिस चुनाव पद्धति से सरकारें बदलती हैं बिना एक बूंद खून बहे, वो पद्धति हमारे देश को अगर निराशा है तो उस निराशा को तोड़ करके नई आशाएं भी पैदा करेगी। जयशंकर प्रसाद के नाटक समुद्रगुप्त का पात्र सिंहरंग कहता है कि मुझे भूत की चिंता नहीं, मुझे भविष्य की परवाह नहीं। हाँ, वर्तमान को अपने अनुकूल ढाल लूँगा, यह यकीन है, यह विश्वास है। और सर की बातों से लगा प्रतीत हो रहा है कि वर्तमान युवा होता है और युवा पीढ़ी को अपनी हताशा में नहीं जाना चाहिए। ऐसे में जिस प्रकार प्रत्येक सूरज की प्रत्येक किरणें यह संदेश लेकर आती है कि अभी मानवता से ईश्वर ने विश्वास नहीं छोड़ा है, इस उम्मीद के साथ सर आपके साथ एक जीवंत बातचीत, एक साक्षात्कार से मैं निजी रूप से, व्यक्तिगत रूप से स्वयं को इंद्रिज महसूस कर रहा हूँ। और आपके इस किताब के माध्यम से आपने समाज में विभिन्न भाषाओं में उर्दू संस्करण भी और अंग्रेजी संस्करण भी शायद आने वाला है। अगले महीने अंग्रेजी आने वाला है। तो मैं इस किताब के माध्यम से और आप सफलता हेतु आपको अपनी शुभकामना प्रेषित करता हूं। और मैं चाहूँगा कि सर इस किताब का विस्तार, जिसको 2.0 कहते हैं, उससे भी प्रस्तुत करके हम जैसे लोगों को प्रबोधित करने का काम करें। यह राष्ट्र के लिए भला होगा। आज के लिए सर बहुत बहुत आभार।